नमस्कार, आज तक डिजिटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हम लगातार बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी उन समस्याओं की जो सीधा आम इंसान से जुड़ी होती है, और हम उन तमाम मुद्दों को, उन बिंदुओं को लेकर के चलते हैं जो सीधा आपकी समझ में आए और आपके काम की बातें हों। हमारे साथ रहते हैं तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स। आज हमारे साथ हैं मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट, देश ही नहीं विदेश में भी जिनका कुल अनुभव हम कहें 3 दशकों का लगभग उनका अनुभव है, डॉक्टर स्वरूपा। डॉक्टर स्वरूपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Rima, for inviting me here. I'm so happy to be here. We are so happy to have you. आज हम बात करने वाले हैं कैंसर की बीमारी से जुड़ी उन तमाम सवालों पर, उन तमाम बातों पर जो अक्सर आम इंसान जानना तो चाहता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता। और इस गूगल की दुनिया में आप जो सर्च कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड कितना है, आपके काम का कितना है और सही कितना है, ये बड़े सवाल हैं। इसलिए हमारे लीडिंग हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं वो बातें जो सही हैं, आपके काम की है और जो आप जानना चाहते हैं। कैंसर की बीमारी की जब बात आती है तो एक खौफ, डॉक्टर स्वरूपा, सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में आता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जो इनिशियल सिम्टम्स हैं कैंसर के, किसी भी तरह के कैंसर के, क्या कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर तरह के कैंसर केसेस में बॉडी मैनिफेस्ट करती है और एक इंसान जान सकता है? Yes, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैंसर के नाम से लोग डरते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कैंसर एक कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की मेडिसिन्स लोग लेते हैं। कैंसर भी इसी तरह की एक क्रॉनिक डिजीज़ है। कैंसर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको जल्दी हम डायग्नोज करें। डायग्नोज करने के लिए हमें सिम्टम्स की पता होना ज़रूरी है। इसमें कोई भी, हम आम तौर पे पेशेंट्स को यही कहते हैं, कोई भी तकलीफ़ आपको अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा परेशान कर रही है तब एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आम इलाज से वो सही नहीं होता है तब एक बार कैंसर स्पेशलिस्ट या कोई डॉक्टर, अगर जिसको कैंसर में अनुभव है, उससे एक बार राय लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर है, लेकिन हमें शुरुआत की सिम्टम्स जानना चाहिए। जो कॉमन सिम्टम्स है, कोई लंप, कहीं पे कोई गांठ हो बॉडी में, कहीं पे नेक में, ब्रेस्ट में, हाथ में, पैर में, पेट में, कहीं पे कोई गांठ हो, स्पेशली अगर उसमें पेन नहीं हो, पेनलेस गांठ, तब ये एक बार मन में उसको फॉलो अप करते रहना चाहिए। सेकंड है, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे माउथ से, पेशाब के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से, वेजाइना से, दैट मीन्स महीने के रास्ते से, एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर आ रहा है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है एक अंडरलाइंग कैंसर का लक्षण हो। खाने में दिक्कत, पेट फूलना, आवाज़ बदलना एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि हम आम तौर पे नज़रअंदाज कर। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट कहा। इनफैक्ट मैं भी कई सालों से स्टडी कर रही हूँ और ये जो आप सिम्टम बता रही हैं, ये वाकई में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आवाज़ का बदलना तो कई बार लोग हार्मोनल इश्यूज़ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या फिर जनरल के ओवर द एज, ठंडा गर्म है या ओवर द एज बदलाव आ जाता है आवाज़ में। तो ये, लेकिन ये कैसे समझा कैसे जाए, पकड़ा कैसे जाए कि ये दरअसल आवाज़ का बदलना ये कुछ और है? एग्जैक्टली तो उस समय हमें देखना, अगर आवाज़ मेरी बदली है तो मुझे डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए। जनरली ENT के डॉक्टर के पास जाइए, उनको भी पता है। वो अगर देखेंगे ये तकलीफ़ नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से, कोई गरारे से ठीक नहीं हो रहा है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज़्यादा है, तब वो एक एंडोस्कोपी ज़रूर करेंगे और उसी एंडोस्कोपी से पता लगेगा कि हमें कैंसर है कि नहीं, गले का कैंसर। यस, वो खाना निगलने की आप बात कर रही हैं या फिर खाने के बाद आपको अनईजी लग रहा है फूड पाइप में? यस, आई थिंक ये अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। खाने में 2-3 तरह के होते हैं। एक है कि स्वालो करने में दिक्कत, उसमें जनरली जो फूड पाइप है उसके अपर हिस्से में कैंसर या कोई रुकावट होती है। सेकंड है कि पेट में चला गया है लेकिन ब्लोटिंग फीलिंग हो रही है और खाने के तुरंत बाद वो वापस आ गया, उल्टी हो गई।
तो ये जनरली थोड़ा लोअर फूड पाइप के नीचे में, जैसे स्टमक में होता है। तीसरा है और नीचे, खाने के बाद पेट फूलने लगा है, मतलब वो हजम नहीं हो रहा है। तो पूरे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, नीचे का हिस्सा, दैट मीन्स इंटेस्टाइन्स, कोलोन, रेक्टम, उस हिस्से का कैंसर है। कैंसर मैं इसलिए बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कैंसर है, लेकिन कैंसर का एक हम लक्षण है, एक ये हो सकता है। तो जब भी खाने में दिक्कत हो तो ज़रूर एक बार खाने के जो डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो डॉक्टर हैं या जनरल फिजिशियन, उनके पास एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस, अचानक वेट लॉस होना। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, स्पेशली 40 से ऊपर अगर कोई है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और एनीमिया, खून की कमी, अनएक्सप्लेन्ड, ये हम ज़्यादातर समय में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ एज के चलते वेट लॉस हुआ होगा, जिम में जाते हैं इसलिए वेट लॉस हुआ होगा। लेकिन ऐसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस ज़रूर उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो वेट लॉस और जो तमाम दूसरे सिम्टम्स हैं उसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो टेस्ट हैं, जैसे बुनियादी तौर पर मैंने अभी देखा बहुत से लोग ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कैंसर मार्कर्स जिसमें इंक्लूडेड हैं, और उनको लगता है कि वो टेस्ट उन्होंने एक बार करा लिया है तो उससे शुरुआती तौर पे पता चल जाएगा। क्या वो टेस्ट शुरुआती तौर पर कराने के लिए पर्याप्त है? यस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। कोई भी मार्कर से डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। कैंसर की डायग्नोसिस इज ओनली बाय बायोप्सी। बायोप्सी के अलावा मोस्ट ऑफ द कैंसर्स की डायग्नोसिस नहीं हो सकती है। मार्कर हम इसलिए कराते हैं, मार्कर की इम्पोर्टेंस डॉक्टर के लिए है। वो बाद में पता चलता है, ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद मार्कर बढ़ने लगा है, लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं है, तो वो रिकरेंस का एक है। तो मार्कर हम इसलिए देखते हैं कि आगे कैंसर दोबारा आ रहा है कि नहीं, या बिल्कुल ठीक हो गया। मार्कर का इम्पोर्टेंस वहाँ पे है। इट इज़ नॉट फॉर डायग्नोसिस एक्सेप्ट ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर में हम ज़्यादातर केसेस में बायोप्सी नहीं करते हैं। CA-125 एक मार्कर होता है, हम उसी से उसकी डायग्नोसिस करते हैं, बट अदरवाइज बायोप्सी करना ज़रूरी है। एक मिथ है, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि मैम हम बायोप्सी करेंगे तो डिजीज़ बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। ये एक मिथ है। बायोप्सी के बिना इलाज नहीं हो सकता है, बिना बायोप्सी का इलाज नहीं हो सकता है। उसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि नॉट ओनली कि हमें पता चले कि कैंसर है, लेकिन किस तरह का कैंसर है। कैंसर हज़ारों टाइप के कैंसर्स होते हैं। 2 लोग हैं ब्रेस्ट कैंसर के, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग होंगे। इसलिए किस टाइप का कैंसर है वो, उसमें कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा, उसमें और भी ज़्यादा आजकल टारगेटेड ट्रीटमेंट, इम्यूनोथेरेपी सारा हो गया है, तो वो सारे भी हमें वो बायोप्सी की स्पेसिमेन से ही पता चलता है। इसीलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए राय दे रहे हैं तो डरिए नहीं, ज़रूर कराइए। बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, उनको ये लगता है कि अगर एक बार खुदा ना खास्ता कीमो शुरू हो गई तो पूरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा और फिर उसे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। यस, देखिए कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सर्जरी है, रेडिएशन है, ये दोनों लोकल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा सिस्टमिक ट्रीटमेंट में आता है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। ये सारे आपके सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। सिस्टमिक ट्रीटमेंट मीन्स वो पूरे बॉडी में काम करता है। लोकल ट्रीटमेंट में जहाँ पे कैंसर है वहीं पे सर्जरी एंड रेडिएशन होता है। कोई भी ट्रीटमेंट में चाहे आप एंटीबायोटिक भी लीजिए, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट ज़रूर करता है। कैंसर ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम डेफिनेटली अफेक्टेड होता है, लेकिन ये फॉर अ शॉर्ट टाइम। और जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हम दवा देते हैं। अभी जो इलाज का तरीका है, इट इज़ फार बेटर देन व्हाट वी हैड इवन 5 years बैक। आजकल बहुत सी जगह में कीमोथेरेपी घर में भी देने का शुरू हो गया है, डे केयर में शुरू हो गया है, तो इट इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट एट ऑल। लेकिन जैसे ये सब साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, कैंसर के सेल्स तो डैमेज होते ही है, लेकिन साथ साथ में कुछ इफ़ेक्ट नॉर्मल सेल्स में भी होता है।
लेकिन जो नॉर्मल सेल्स पे होता है वो जनरली रीजनरेट कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए कैंसर ट्रीटमेंट में ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इम्यूनिटी घटेगी, लेकिन दिस इज़ फॉर अ बिगर पर्पस। हम एज ए डॉक्टर, जब भी हम कोई भी डॉक्टर पेशेंट्स को राय देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम हमेशा उनको ये दिमाग में रख के राय देते हैं, बेनिफिट वर्सेस रिस्क। पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है, ये हम देख के देते हैं। कभी कभी पेशेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, उनकी रिस्क की मात्रा चांसेस ज़्यादा होता है और बेनिफिट के रिलेटिवली कम होता है। उस समय डॉक्टर ये देखते हैं, पर्सनलाइज करते हैं ट्रीटमेंट में। हो सकता है दवा चेंज कर देते हैं, डोज चेंज कर देते हैं। ऐसे बहुत कम पेशेंट्स होते हैं अर्ली स्टेज में जिनको हम डिनाई करते हैं ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं होता है, हम हमेशा पेशेंट को कस्टमाइज करके। टुडेज ट्रीटमेंट इज़ पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल, सबको नहीं दे, हर पेशेंट इज़ डिफरेंट, तो उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज करके हम देते हैं। That's very good. डॉक्टर स्वरूपा, एक चीज़ जो लोगों के जहन में बैठ जाती है और अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादातर केसेस में सही देखी गई है कि एक बार अगर कैंसर सेल्स जीन्स में रहे हैं, मे बी 2-3 जनरेशन के बाद वो आते हैं सामने अगली पीढ़ी में, कि कितना सही है? I'd like to say only 5 to 10% कैंसर्स जेनेटिक है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 5 to 10%। बहुत राहत की बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये जो डर है कहीं ना कहीं ये हमेशा बना रहता है कि अगर 1 या 2 पीढ़ी पहले भी उनके परिवार में रहा है किसी को कैंसर, तो क्या ये सेल्स उनमें भी कभी ट्रैवल करेंगे या ये हो सकता है। तो जैसा कि डॉक्टर स्वरूपा कह रही हैं, सिर्फ 5 से 10% ही, अबाउट 5 to 10% ओनली। और ये सब आजकल हमारे पास जेनेटिक काउंसलिंग हो गया है, जेनेटिक ट्रीटमेंट हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका फैमिली हिस्ट्री है, उनको शायद कैंसर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जेनेटिक काउंसलर के पास जाके हम उनको बता सकते हैं कि इनकी रिस्क लेवल क्या है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे फैमिली में कैंसर है तो मुझे भी होगा। मेरा रिस्क लेवल क्या है वो एक जेनेटिक काउंसलर कह सकता है। आप जेनेटिक काउंसलर के पास जाएंगे, वो आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री लेंगे और फिर कैलकुलेट करके वो बता देंगे कि आपके केस में कितना रिस्क है, और उसी रिस्क के हिसाब से प्रिवेंशन होता है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कितना जल्दी उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आजकल अवेलेबल है, इसलिए देयर इज़ नो नीड टू वरी कि मेरे फैमिली में कैंसर है तो मुझे डर के रहना चाहिए। हमें ज़्यादा डरना चाहिए ये 5 to 10% के लिए नहीं, बाकी जो चंक है, अबाउट 60% कैंसर है हमारे लाइफस्टाइल के चलते। हमें तो उसके लिए ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए। नाउ एग्जैक्टली कमिंग ऑन दैट डॉक्टर स्वरूपा, लाइफस्टाइल में कौन से ऐसे बड़े डिज़ास्ट्रस चेंजेस आप देख रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि डिज़ास्ट्रस लाइफस्टाइल जिनके चलते ये जो केसेस हैं कैंसर के, ये आप तेज़ी से बढ़ते हुए देख रहे हैं अचानक से? अगर हम पिछले लगभग मान लीजिए ज़्यादा नहीं, अगर हम पिछले 5-10 सालों की ही बात करें, कौन से बड़े चेंजेस आप देख रहे हैं लोगों की लाइफस्टाइल में जो इस बीमारी की वजह बन रहे हैं? ये WHO का डेटा है that 30 to 60% cancers, they are because of smoking and our lifestyle. Smoking को अलग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 60% में 30% is because of smoking. तो आप अगर ऐसे सोचते हैं, ये 60% जो हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने, इसके लिए है, ये हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, हमारा 50% कैंसर होने के चांसेस तो ख़त्म हो गया। मतलब इससे जो हम ये एक मतलब आ बैल मुझे मार टाइप के हैं, मेरे को जानते हुए भी मैं उसी लाइफस्टाइल को लेती हूँ जो कि मेरे लिए हानिकारक है। लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हमें चाहिए और जो हम लोग अभी आजकल नहीं करते हैं, वो है, एक तो है हमारी डाइट। हम लोग वी आर मोर, इवन बच्चे, फैटी डाइट जिसमें लो राफेज होते हैं, लो फाइबर्स होते हैं, फैटी डाइट ज़्यादा मसाला हो और ज़्यादा मैदा की क्वांटिटी हो। हम लोग ये भूल गए हैं कि हमें रफेज ज़रूरत है, कलर्ड वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स जिसमें फाइबर्स हो ज़्यादा,
जो हम पहले घर में बना के खाते थे, दे आर हेल्दी। और ये प्रूव्ड है, अगर इस तरह के डाइट हम लेते हैं तो बहुत सारे कैंसर से हम खुद बच सकते हैं, अपने आगे के जनरेशन को बचा सकते हैं। ये तो हो गया डाइट। इसके अलावा अल्कोहल। अल्कोहल इज़ वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कैंसर, मेनी कैंसर। अल्कोहल जितना हो सके छोड़ना चाहिए। अल्कोहल के साथ अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो वो और ज़्यादा पॉइजनस है। स्मोकिंग के बारे में तो अलग से हमें कहना चाहिए। इसके अलावा डाइट, अल्कोहल हो गया, ओबेसिटी, इसके साथ ही आता है हमारी ओबेसिटी। ओबेसिटी अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे, आजकल ओबेसिटी की नंबर्स बढ़ गए हैं। और क्यों? बिकॉज ऑफ द डाइट एंड बिकॉज ऑफ आवर इनएक्टिविटी। हमारा सेडेंटरी लाइफ हो गया, दिन भर हम लोग, अपना भी काम यही है कि हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, डेस्कटॉप में बैठे हैं, वी आर नॉट मूविंग अराउंड। सेडेंटरी हैबिट्स एंड नो एक्सरसाइज, डाइट, ओबेसिटी तो होना ही है, हम जानते हुए भी उसको हम बुलाते हैं अपने बॉडी में। सो ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, डाइट एंड लैक ऑफ एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमें कैंसर की तरफ झुकाता है। और एक है हमारा, मेनली हमारे जो फीमेल्स हैं, जैसे बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया है, सर्वाइकल कैंसर घट गया है, काफ़ी घट गया है, लेकिन उसके घटने का कारण दूसरा है। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए बढ़ गया है, अगेन हमारा लाइफस्टाइल। आजकल हम लोग जितने विमेन हैं, हम लोग वी आर एम्बिशियस, एंड व्हाई नॉट, वी शुड बी एम्बिशियस। हम लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, इसलिए हमारा एम्बिशन को देखकर वी आर डिलेइंग मैरिज। तो डिलेड इन मैरिज, बच्चे नहीं, आजकल कितने देखते हैं जो बच्चे बाई चॉइस नहीं होने देते हैं, या लेस देन 1 or 2 चिल्ड्रन। तो ये सारे ब्रेस्ट कैंसर के एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। लेट मैरिज, लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड सेडेंटरी हैबिट्स, ओबेसिटी और नो ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होना, ये सारा चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। और इसीलिए इफ़ यू सी, ब्रेस्ट कैंसर हैज़ इंक्रीज्ड। अगर आप पूरे इंडिया में देखते हैं, इस तरह की लाइफस्टाइल हमारे नॉर्दर्न इंडिया में आया है। नॉर्दर्न इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के नंबर बढ़ गए हैं। ईस्टर्न इंडिया में इस टाइप की लाइफस्टाइल अभी भी नहीं है, तो सर्विक्स कैंसर अभी भी वहाँ पे ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ कैंसर इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल एंड आवर ईटिंग हैबिट्स, आवर डेली हैबिट्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। एंड स्पेशली मैं देखती हूँ कि बहुत जो यंग लोग हैं, लेकिन डॉक्टर स्वरूपा, उनमें भी ये केसेस बढ़े हैं। या फिर हम लोग डाइट की बात कर रहे थे, तो वो लोग जो बहुत ही आमतौर पर स्वस्थ लगते हैं और हमें ये लगता है कि दे आर लीडिंग वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, अचानक से कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट उनके बारे में सुनने को मिलता है। उसका क्या प्रोबेबल रीज़न एज ए डॉक्टर आपको? जैसे एक चीज़ तो है, जैसे कि हम लोग इतना बात करते हैं, अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस बढ़ी है मतलब कैंसर बीइंग डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस, ये बढ़ा है। सो इन वन वे व्हाट यू सेड इज़ गुड, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि लोगों को कैंसर शुरुआत के स्टेजेस में जल्दी पता चल रहा है। तो इसीलिए नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ गए हैं। पहले 10 साल पहले 8 लाख केसेस डायग्नोज होता था इंडिया में, नाउ इट इज़ 14.6 lakhs। 2025 में ये और बढ़ जाएगा। तो ऑफ कोर्स हर लाइफस्टाइल है जिसलिए कैंसर की इंसिडेंस बढ़ी है, लेकिन डिटेक्ट भी हो रहा है, जल्दी डिटेक्ट हो रहा है, इसलिए ठीक होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आदमी सब चीज़ ठीक था, वो अचानक उसको काम करते करते लगा कि नहीं, गले में थोड़ा 2-3 दिन से खाने में दिक्कत हो रही है, लेट मी गो टू द डॉक्टर। ये 10 साल पहले होता तो वो नहीं जाते, लेकिन आज जो ठीक है, कल चले गए डॉक्टर के पास, एक वोकल कॉर्ड कैंसर पता चल गया। बाकी सबके लिए इट कम्स एज अ सरप्राइज, ये कल तो ठीक ही थे लेकिन आज कैसे हो गया? इट इज़ बिकॉज शी हैज़ बीन डायग्नोज्ड अर्ली। उनको जैसे ही सिम्टम हुआ वो चले गए डॉक्टर के पास, तो जल्दी डायग्नोज हो गया। सो इन वन वे इट इज़ गुड। एग्जैक्टली। डॉक्टर स्वरूपा, क्या आप सजेस्ट करती हैं लोगों को अर्ली चेंजेस अडेप्ट करने के लिए कि इससे हम बच सकें? सबसे पहले तो स्मोकिंग एब्सोल्युटली छोड़ना चाहिए। स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस, नॉट ओनली फॉर कैंसर,
हार्ट डिजीज़ बढ़ते हैं, वैस्कुलर डिजीजेस बढ़ते हैं, एंड कैंसर एवरीवेयर, नॉट ओनली गले का। आज तक डिजिटल पे हम लोग अपने हेल्थ डिस्कशन में स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन को इतना ज़्यादा उसके खतरे बता चुके हैं कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को तो ये समझ जाना चाहिए कि ये किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन स्मोकिंग का एक अच्छा साइड भी है, इन द सेंस स्मोकिंग एक ऐसी आदत है, आप जैसे ही छोड़ेंगे आपके बॉडी में रिपेयर चेंजेस इमीडिएटली होने लगेगा। जो आपके खराबी हुए थे ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, वो सारी चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इट इज़ नेवर लेट टू क्विट स्मोकिंग। बहुत समय हमारे पास पेशेंट्स आके बोलते हैं, नहीं मैं तो पूरा 40 साल से पी रहा हूँ, अब छोड़ के क्या फ़ायदा। लेकिन फ़ायदा है, अभी भी आप छोड़ेंगे तो आपके बॉडी में जो सब डैमेजेस हुआ है दिल स्टार्ट रिवर्सिंग। यस यस, एग्जैक्टली। एंड कमिंग टू कैंसर, आई थिंक एवरी कैंसर इज़ बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, राइट फ्रॉम ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, गले का कैंसर, स्टमक कैंसर, डाउन टू प्रोस्टेट एंड ब्लैडर कैंसर, एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। और स्मोकिंग से आप खाली अपना ही नहीं कर रहे हैं, आपके पार में जो है पैसिव स्मोकर्स, पैसिव स्मोकिंग आपके बच्चे कर रहे हैं, वाइफ कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं, तो उनके लिए खतरा और ज़्यादा है। पैसिव स्मोकिंग इज सपोज्ड टू बी मोर डेंजरस दैन somebody smoking actively. So that is why smoking is absolutely no to smoking. This should be a promise for everyone कि स्मोकिंग तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि आपकी बातों का असर लोगों तक जाएगा। डॉक्टर स्वरूपा, एक सवाल और एक परेशानी जो बहुत सारे लोगों की होती है कि जो ट्रीटमेंट है इस बीमारी का वो आम आदमी के बस से बाहर होता है ज़्यादातर केसेस में। उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं कि आप पीपीपी मोड पे चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स के मुकाबले जो सुविधाएं हैं देश में वो बहुत कम हैं। सरकारी अस्पतालों में जाना और ट्रीटमेंट एक्सेस करना सबके बस की बात नहीं है, प्राइवेट का खर्चा अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है। तो इस दिशा में क्या कुछ होता दिख रहा है? बिल्कुल सही। एंड दिस इज़, वी ऑल डॉक्टर्स, वी ऑलवेज कीप ऑन प्रेसिंग। इनफैक्ट अभी नवंबर में हमारा मुंबई में इंडियन कैंसर कांग्रेस है, इट इज़ हेल्ड एवरी 4 years। उसमें मेरा ये टॉपिक ही है कि कैंसर की रेडिएशन ट्रीटमेंट को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, कि ये हर छोटे छोटे सिटीज़ में, टाउन्स में कैंसर की ट्रीटमेंट जाना चाहिए। तो 2 चीज़ है, एक है कि एक्सपेंसिव इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर जैसे ही जल्दी डायग्नोसिस होगा, चांसेस ऑफ क्योर आर मोर, एक्सपेंसेस आर लेस। मतलब जल्दी अगर कैंसर डायग्नोसिस होता है, ठीक होने की संभावना ज़्यादा है, खर्चे कम है। लेकिन जैसे वो डिले होता है डायग्नोसिस में, तो इसके स्टेज बढ़ जाते हैं, चांसेस ठीक होने के घट जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना जल्दी कैंसर डायग्नोसिस हो, खर्चा ज़्यादा होगा। और उस समय पेशेंट्स को भी लगता है नहीं, मैं मेरा पूरा आई गिव एवरीथिंग टू इट। लेकिन जब तक, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स है, शुरुआत में सिम्टम्स नहीं है, इसलिए पेशेंट को उतना बहुत लाइटली लेते हैं। इसलिए जल्दी कैंसर डायग्नोसिस होना चाहिए तो खर्चे कम होंगे। एंड दूसरा, यस, इट इज़ बियॉन्ड द, आई एब्सोल्युटली एग्री, इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन सम अपर मिडिल क्लास फैमिलीज। क्योंकि एक तो है कि बहुत समय, जैसे बताया, लंबा ट्रीटमेंट होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 tier सिटीज़ में ही मोस्टली अच्छे कैंसर फैसिलिटीज़ है। ऑल्दो 2nd tier में आने लगे हैं, बट दे आर मोस्टली इन प्राइवेट सेटअप्स विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी। और इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं टाउन्स में, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से थोड़ा सा ऊपर में जो है, वहाँ पे कैंसर फैसिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। कीमोथेरेपी तो चलो सब जगह में प्रोटोकॉल लिख देते हो जाता है, सर्जन को भी हम ट्रीट कर देते, उनको ट्रेन कर देते हैं तो कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट रेडिएशन मशीन? ये उसके लिए बेचारे को आना पड़ता है। आई बिलोंग टू बिहार से पेशेंट को आना पड़ता है दिल्ली ट्रीट करने के लिए, क्योंकि और तो पटना में है, बहुत जगह में है, लेकिन छोटे सिटीज़ में, कस्बे में नहीं है। उनको लगता है पटना में जाएं तो उससे अच्छा दिल्ली चले जाएं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक तो पेशेंट के मन में जो भ्रम है कि मेरे अपने सिटी में ट्रीटमेंट नहीं है, मशीन है लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग।
एकदम जो एक छोटा जो स्टेट है उसकी जो कैपिटल में अगर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, दे आर गुड, उसको प्लीज़ अवेल कीजिए। आके इतना दूर दिल्ली मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Exactly, और वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल, हाँ, करने का कोई मतलब कोई नहीं मतलब होता है। और बिसाइड्स आजकल टेलीकंसल्ट है, हर एक हॉस्पिटल टेलीकंसल्ट से वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना टेलीकंसल्ट्स देते हैं, एंड मेनी टाइम्स वी गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट। कि हम उनको बता देते हैं कि सारा भेज देते हैं और रिपोर्ट हम लोग देख के बता देते हैं कि दिस इज़ द ट्रीटमेंट, आप करो, अपने जगह में ही करो। वी नेवर से कि आप इधर आ जाओ ट्रीटमेंट के लिए। एंड यस, ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत जगह में मशीन्स पड़ी हुई हैं, दे आर नॉट रनिंग। ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ अ क्राइम अकॉर्डिंग टू मी। हर जगह में ट्रीटमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे इतना पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबको रीच करना ज़रूरत है। ये सबके लिए लगता है, हाँ, क्योंकि जिस फैमिली में एक आदमी का जान जाता है, पूरा फैमिली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इट्स अ लॉस टू द एंटायर फैमिली, शॉक, पेन, डिस्ट्रेस। तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी सैड। Exactly. We really hope Very that sad. doctors like you raise voice on this और कुछ होगा भी। फिलहाल मुझे लगता है कि हमने जितने पॉइंट्स कवर किए डॉक्टर स्वरूपा, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इसका फ़ायदा भी उनको ज़रूर होगा। और इस पूरी बातचीत के लिए, इतनी वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वरूपा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।